हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस होते क्या हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस वो शब्द होते हैं जो हमें किसी सेंटेंस में दिए गए एक्शन का स्थान बताते हैं कि सेंटेंस में कोई एक्शन दिया गया होता है और वो एक्शन कहाँ घटित हुआ। तो जो शब्द किसी भी एक्शन के घटित होने का स्थान बताएं, या हम ये कह सकते हैं कि हम किसी सेंटेंस में दिए गए एक्शन का स्थान बताने के लिए जिन शब्दों का यूज करते हैं वो शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। नॉर्मली हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हियर, देयर, नियर, नियर बाय, आउटसाइड, इनसाइड, बॉटम, टॉप, अहेड, समवेयर और बीनीथ। नॉर्मली हम इन शब्दों का यूज करते हैं, लेकिन और भी शब्द हो सकते हैं इनके अलावा जो हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे सेंटेंस में यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इन एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं कि हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर किन शब्दों का और कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए, दे केम हियर, वो यहाँ आए। अब वो आए, कहाँ आए? हियर। तो ये जो शब्द है ये वेयर का रिप्लाई है, ठीक है, ये वेयर का रिप्लाई है। और यहाँ पे ये बताया गया है इस शब्द के द्वारा कि वो आए, तो वो कहाँ आए, इसका मतलब हेयर। तो वेयर का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सेकंड एग्जांपल है समवन इज़ टॉकिंग आउटसाइड, कोई व्यक्ति बात कर रहा है। अब कहाँ बात कर रहा है, इस बात को बताने के लिए यहाँ पर आउटसाइड वर्ड यूज किया गया है। तो आउटसाइड वेयर का रिप्लाई है, ठीक है। जैसे समवन इज़ टॉकिंग, कोई व्यक्ति बात कर रहा है। वेयर, कहाँ बात कर रहा है? आउटसाइड। तो ये जो आउटसाइड है ये वेयर का रिप्लाई है, इसलिए ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है दे लिव समवेयर इन पेरिस, तो वेयर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? समवेयर। तो ये शब्द भी वेयर का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वो नीचे गया। तो ही वेंट, वो गया, कहाँ गया? डाउन स्टेयर्स। तो ये जो है डाउन स्टेयर्स ये भी वेयर का रिप्लाई है, तो इसलिए ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है प्लीज़ कम इनसाइड, तो प्लीज़ कम, कृपया करके आओ, कहाँ आओ? इनसाइड। तो ये भी वेयर का रिप्लाई है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है ही स्टूड, वो खड़ा हो गया। अब कहाँ खड़ा हो गया? देयर। तो ये देयर जो शब्द है ये भी वेयर का रिप्लाई है और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट है दे पार्क द कार नियर बाई, उन्होंने कार को पार्क कर दिया। कहाँ पार्क कर दिया? नियर बाई। तो ये भी वेयर का रिप्लाई है और इस प्रकार से ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब बात करते हैं कि अगर हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस को किसी सेंटेंस में यूज करना पड़े तो हम उसको उस सेंटेंस में यूज कहाँ करेंगे। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस जनरली अपीयर इमीडिएटली आफ्टर द मेन वर्ब इन ए सेंटेंस, कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं उनको हम सेंटेंस में जो है मेन वर्ब के बाद यूज करते हैं अगर ये मेन वर्ब इंट्रांजिटिव है, और एल्स आफ्टर द वर्ब्स ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ ट्रांजिटिव। इसका मतलब है कि अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो फिर उस ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर हम समझें तो मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस है, उसमें है सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, और ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और ये वर्ब मान लीजिए ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट भी होगा, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो अगर हमारे पास ये एक पैरामीटर हो गया, दूसरा पैरामीटर हो गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, तो इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो सेंटेंस है वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और ये वर्ब है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी होता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट भी हो तो इस ऑब्जेक्ट के बाद हम एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वी वर वॉकिंग नॉर्थ। अब यहाँ पे देखिए वी वर वॉकिंग, अब वॉकिंग जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब है
तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ठीक इसके बाद यूज़ कर रखा है। नेक्स्ट है सी टुक द चाइल्ड आउटसाइड। अब ये सी सब्जेक्ट हो गया, ये टुक वर्ब हो गया और ये द चाइल्ड इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ऐसी स्थिति में इसको हम इस ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। ठीक है, सी टुक द चाइल्ड आउटसाइड। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, सी टुक आउटसाइड द चाइल्ड, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो या तो ट्रांजिटिव वर्ब के जो है इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद यूज करनी होती है, या अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर जो वर्ब है टुक, ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है द चाइल्ड। तो ये जो आउटसाइड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसको हम इस ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, दे बिल्ट ए हाउस नियर बाई। अब ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गई, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ये, तो इस ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस को यूज कर रखा है। अब हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस के टाइप्स की। तो देखिए, मैनी एडवर्ब्स कम आफ्टर ए वर्ब टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोमेंट। तो देखिए, कई एडवर्ब ऑफ प्लेस ऐसी होती हैं जो वर्ब के बाद प्रयोग की जाती हैं, और जब इनको वर्ब के बाद यूज किया जाता है तो ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोमेंट को एक्सप्रेस करती हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द चिल्ड्रन आर रनिंग अराउंड अपस्टेयर्स। अब यहाँ पर अराउंड एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एक मूवमेंट को एक्सप्रेस कर रही है यहाँ इस एग्जांपल में। दूसरा एग्जांपल है कमल इज़ मूविंग अवे नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर जो अवे है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है वी नीड टू क्लाइम ओवर दिस गेट टू गेट इन। तो यहाँ पे ओवर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है द सेल्स पीपल आर जस्ट कमिंग इनटू द बिल्डिंग नाउ। अब यहाँ पे इनटू जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है ही इज़ गेटिंग ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है द बिल्डर इज़ कमिंग डाउन द लेडर। अब यहाँ पे जो डाउन है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ इन सभी एग्जाम्पल्स में ये जो एडवर्ब्स हैं, जैसे इसमें अराउंड है, इसमें अवे है, इसमें ओवर, इसमें इनटू, इसमें ऑफ और इसमें डाउन, ये सभी जो एडवर्ब्स हैं मेन वर्ब के बाद यूज की गई हैं। जैसे अराउंड रन के बाद यूज की गई है, अवे ये मूविंग जो मेन वर्ब है इसके बाद यूज की गई है, ओवर क्लाइंब वर्ब के बाद यूज की गई है, इनटू कमिंग वर्ब के बाद यूज की गई है, और ऑफ गेटिंग वर्ब के बाद यूज की गई है, और डाउन कमिंग वर्ब के बाद यूज की गई है। तो इन सभी एग्जांपल्स में जो ये एडवर्ब्स हैं ये मेन वर्ब के बाद यूज की गई हैं, और मेन वर्ब के बाद यूज होके ये इन सभी सेंटेंसेस में एक मूवमेंट को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो इस प्रकार से कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस ऐसी भी होती हैं जो वर्ब के बाद यूज की जाती हैं, और जब उनको वर्ब के बाद यूज किया जाता है तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मूवमेंट को वो एक्सप्रेस करती हैं। उसके बाद कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जो मूवमेंट को तो एक्सप्रेस करती ही हैं, साथ में ये भी एक्सप्रेस करती हैं कि जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसी जो एडवर्ब्स हैं वो भी मेन वर्ब के बाद ही प्रयोग की जाती हैं, और ऐसी एडवर्ब्स में वो एडवर्ब्स आती हैं जिनके लास्ट में वर्ड्स होता है, वर्ड या वर्ड्स। ठीक है, चाहे आप वर्ड लिख दीजिए चाहे वर्ड्स लिख दीजिए, लास्ट में दोनों सही है। जैसे ईस्ट वर्ड्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, वेस्ट वर्ड्स, अपवर्ड्स, होमवर्ड्स। ठीक है, तो ये मूवमेंट को तो एक्सप्रेस करती ही हैं, साथ में ये डायरेक्शन भी बताती हैं कि जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे ईस्ट वर्ड्स का मतलब ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर, फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर, बैकवर्ड का मतलब पीछे की ओर, वेस्टवर्ड का मतलब पश्चिम की ओर, अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर, होमवर्ड का मतलब घर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ईस्ट वर्ड में यहाँ पे एस लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो चाहे तो आप यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हो फॉरवर्ड्स। ठीक है, तो आप इनमें एस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से ठीक होता है। तो जैसे वी हेडेड ईस्ट वर्ड्स, तो हम आगे बढ़े, किधर बढ़े अभी डायरेक्शन भी बता रहा है। देखिए वी हेडेड, हम आगे बढ़े, तो यहाँ पर मूवमेंट तो प्रूव हो ही गया, अब किस तरफ आगे बढ़े ये यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है, ईस्ट वर्ड्स मतलब पूर्व की ओर। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी एडवर्ब्स होती हैं जैसे ईस्ट वर्ड, फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, वेस्ट वर्ड, अपवर्ड्स, होमवर्ड्स,
ये मूवमेंट को तो एक्सप्रेस करती ही हैं, मूवमेंट के साथ साथ ये भी बताती है कि जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हुआ है। ये भी सारी जो है ना एडवर्ब ऑफ प्लेसेस होती हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ डायरेक्शन बताती हैं, मूवमेंट नहीं बताती हैं, सिर्फ डायरेक्शन बताएंगी, ठीक है, कि भाई कोई चीज़ किस डायरेक्शन में है। जैसे द काइट इज़ अप देयर, जो काइट है वो किस डायरेक्शन में है, अप साइड में। नेक्स्ट है द शॉप इज़ डाउन द रोड, तो शॉप पर जाने के लिए हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, डाउन द रोड। दे लुक्ड अराउंड द पार्क, तो उन्होंने देखा, अब किस डायरेक्शन में देखा, अराउंड द पार्क। द हाउस इज़ नॉर्थ ऑफ एयर, जो घर है वो यहाँ से उत्तर साइड में है, तो घर के लिए हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, नॉर्थ साइड में। तो घर नॉर्थ साइड में। सी वॉक्ड साउथ, तो वो पैदल चली, किस तरफ चली, किस डायरेक्शन में चली, साउथ की ओर। तो इस तरह से ये कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जो सिर्फ डायरेक्शन को बताती हैं। नेक्स्ट है ये जो शब्द हैं टुवर्ड या टुवर्ड्स, ये हम कई बार इनको एडवर्ब समझने की गलती कर देते हैं, लेकिन ये एडवर्ब होती नहीं है। क्या होता है कि ये प्रीपोजिशन होती हैं और इनके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन के रूप में कोई जो है ना इनका ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, और ये प्रीपोजिशन और इनके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट ये टोटल मिला के एक फ्रेज बनाते हैं, और वो फ्रेज एडवर्ब का काम करती है, ठीक है। जैसे आई सा देम कमिंग टुवर्ड मी। अब तो एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे चाहिए आप टुवर्ड लिख लीजिए, चाहे इसके साथ एस लगा दीजिए, चाहे हटा दीजिए, दोनों तरह से ठीक होता है, ठीक है ना। चाहे आप इस वर्ड को ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, दोनों ही शब्द चाहिए, चाहे एस के साथ यूज़ कर दीजिए, चाहे बिना एस के यूज़ कर दीजिए। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई सा देम कमिंग टुवर्ड मी। तो पहली बात तो यहाँ पे आप चाहे एस लगा लीजिए, चाहे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टुवर्ड्स में लिख दीजिए, चाहे टुवर्ड में लिख दीजिए। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि देखिए टुवर्ड मी, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये शब्द प्रीपोजिशन होता है। अब ये इसके बाद जो मी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या है, ये इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन के रूप में उसका ऑब्जेक्ट हम लिखते ही हैं, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो टुवर्ड मी हो गया। अब यहाँ पे ये जो टोटल फ्रेज बनी है ना, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बनी है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ये एडवर्ब का काम कर रही है, ठीक है। जैसे आई सा देम कमिंग, मैंने उनको आते हुए देखा, वेयर, ये वेयर का रिप्लाई हो गया, भाई कहाँ आते हुए देखा, टुवर्ड मी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ही वॉक्ड टुवर्ड्स द कार, अब वो पैदल चला, किधर चला, कहाँ चला, ठीक है ना, तो टुवर्ड्स द कार। तो यहाँ पे टुवर्ड्स जो है ना ये एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो द कार है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये टोटल फ्रेज जो बनी है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बनी है। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो किसका काम कर रही है, एक एडवर्ब का काम कर रही है। तो इस तरह से इन दोनों शब्दों को आपको केयरफुल यूज़ करना है, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये प्रीपोजिशन होते हैं, और इन प्रीपोजिशंस के बाद जो है ना एक नाउन या प्रोनाउन के रूप में एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और ये प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट मिलकर एक फ्रेज का निर्माण करते हैं, और ये फ्रेज जो है ना एक एडवर्ब फ्रेज बन जाती है, एक एडवर्ब का काम करती है ये। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी एडवर्ब्स की जो लोकेशन बताती हैं। तो देखिए यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है वी वर वेटिंग आउटसाइड, ठीक है। तो वी वर वेटिंग, हम इंतज़ार कर रहे थे, कहाँ, आउटसाइड, तो ये एडवर्ब हो गई, ये लोकेशन बता रही है कि हम कहाँ जो है ना वेट कर रहे थे। नेक्स्ट है आई किक्ड द बॉल अराउंड, तो यहाँ पे अराउंड एडवर्ब हो गई। द अदर्स स्टार्टेड लैगिंग बिहाइंड, अब यहाँ पे जो बिहाइंड है ये एडवर्ब हो गई। द मार्बल रोल अराउंड इन माई हैंड, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया अराउंड। हरी यू आर गेटिंग बिहाइंड, तो यहाँ पर ये बिहाइंड एडवर्ब हो गया। मैरी फेल डाउन, ये डाउन एडवर्ब हो गया। वी डिसाइडेड टू ड्रॉप इन ऑन जैक, तो यहाँ पे इन एडवर्ब हो गया। प्लीज़ कम इन, तो यहाँ पर ये इन एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पे सारी की सारी जो एडवर्ब्स है ना, ये सारी की सारी एडवर्ब्स लोकेशन बता रही हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी एडवर्ब्स हैं, ये जो ऊपर लिख रखी हैं, सारी जो एडवर्ब्स हैं ये लोकेशन बताने का काम करती हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु की स्थिति क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। तो अब आप देख रही हैं कि ये जो इन सेंटेंसेस में, ये जो इधर इस साइड हमने जो सेंटेंस देखे हैं इधर, ये इन सभी सेंटेंसेस में ये एडवर्ब जो है ना वो अपने आप यूज होकर लोकेशन बता रही है। लेकिन इन्हीं एडवर्ब्स को हम प्रीपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं,
और जब प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करेंगे तो इनके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगी। मतलब इन्हीं एडवर्ब से हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बना सकते हैं, और वो प्रीपोजिशनल फ्रेज फिर एडवर्ब का काम करेगी। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा वी वर वेटिंग आउटसाइड, अब यहाँ पे आउटसाइड एडवर्ब है। अगर हम इसको प्रीपोजिशन बना के ये लिखें तो हम इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगी। जैसे ये एग्जांपल देखिए, वी वर वेटिंग आउटसाइड हिज ऑफिस। अब यहाँ पर जो ये आउटसाइड है ना, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन हो गई, ये हिज ऑफिस का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो फ्रेज बनी है ये फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम कर रही है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेज होती हैं वो या तो एडवर्ब का काम करती हैं, एडजेक्टिव का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रही है कि वी वर वेटिंग, हम इंतज़ार कर रहे थे। कहाँ इंतज़ार कर रहे थे? तो ये जो फ्रेज है ये वेयर का रिप्लाई है, कहाँ इंतज़ार कर रहे थे। इसी प्रकार से ये देखिए, आई किक्ड द बॉल अराउंड, यहाँ पे ये अकेली एडवर्ब है जो लोकेशन बता रही है। इसको प्रीपोजिशन बना के लिख सकते हैं, आई किक्ड द बॉल अराउंड द फील्ड। तो यहाँ पर ये अराउंड प्रीपोजिशन हो गई, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और इस तरह से ये एक फ्रेज बन गई। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई जो कि एडवर्ब का काम कर रही है। इसी प्रकार से द अदर स्टार्टेड लैगिंग बिहाइंड, तो यहाँ पे बिहाइंड यहाँ पे एक एडवर्ब है, इसी को हम प्रीपोजिशन भी बना सकते हैं। तो ये प्रीपोजिशन बना दिया इस एग्जाम्पल में, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई जो कि एडवर्ब का काम कर रही है। इस प्रकार से द मार्बल रोल्ड राउंड इन माई हैंड, तो यहाँ पे अराउंड जो है एक एडवर्ब है, यहाँ पे इसको प्रीपोजिशन बना दिया है। ठीक है, आई एम वियरिंग ए नेकलेस अराउंड माई नेक, तो यहाँ पे अराउंड एक ये प्रीपोजिशन है, और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई या तो नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर ये अराउंड माई नेक जो है ना, ये एक जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो ये किसका काम कर रही है? एडवर्ब का काम कर रही है। तो आई एम वियरिंग ए नेकलेस वेयर, ये वेयर का रिप्लाई है। नेक्स्ट देखिए, हरी, यू आर गेटिंग बिहाइंड। अब बिहाइंड जो है एक एडवर्ब है, इसी को ही अगर हम प्रीपोजिशन के तरह यूज़ करना चाहें तो प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिहाइंड द शेड, तो ये शेड जो है नाउन है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई जो कि एडवर्ब का काम कर रही है। नेक्स्ट देखिए, मैरी फेल डाउन, डाउन एडवर्ब है, अगर हम इसको प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करना चाहें तो प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया डाउन द क्लिफ, तो ये डाउन द क्लिफ जो है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडवर्ब का काम कर रही है। इसी प्रकार इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो इन है वो इस तरफ, तो ये तो एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स में ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण कर रही है, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज दोनों ही सेंटेंसेस में एडवर्ब का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जिनको हम एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इनकी हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बना सकते हैं इनको प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करके, और जो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगी वो एडवर्ब का काम करेगी। अब हम कुछ एडवर्ब्स ऐसी देखेंगे जो मूवमेंट के बारे में बताएंगे, और साथ साथ लोकेशन को भी जो है एक्सप्रेस करेंगी। ठीक है ना, तो लोकेशन और मूवमेंट दोनों को एक साथ एक्सप्रेस करेंगी। तो ऐसी जो एडवर्ब्स हैं वो है ये है, इंडोर्स, इनसाइड, आउटसाइड, आउटडोर्स, अपहिल, डाउनहिल और अब्रॉड। ठीक है, जैसे द चाइल्ड वेंट इनडोर्स, तो यहाँ पे इंडोर्स एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि मोमेंट और लोकेशन दोनों के बारे में बता रही है। यहाँ पे वाटर ऑलवेज फ्लोज डाउन हिल, तो यहाँ पे डाउन हिल हो गई है एडवर्ब। उसके बाद आवर मदर टोल्ड अस टू प्ले आउटसाइड फॉर ए वाइल, तो यहाँ पे आउटसाइड है जो कि मोमेंट और लोकेशन दोनों के बारे में बता रही है। नेक्स्ट, आई एब्सोल्युटली हेट रनिंग अप हिल, तो यहाँ पे अप हिल एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि मोमेंट और लोकेशन के बारे में बता रही है। नेक्स्ट, दे आर थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर देयर वैकेशन, तो यहाँ पर ये जो अब्रॉड है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये मोमेंट और लोकेशन दोनों के बारे में बता रही है। लेकिन ये जो सभी शब्द हैं ये एडवर्ब की तरह उस जिस भी सेंटेंस में यूज होंगे उनमें मूवमेंट और लोकेशन को तभी एक्सप्रेस करेंगे एक साथ जब इनसे पहले जो वर्ब होगी वो मूवमेंट को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब होगी, मतलब उस वर्ब से किसी न किसी मूवमेंट का बोध होगा। ठीक है ना, जैसे इसमें वेंट है तो इससे मूवमेंट का बोध हो रहा है, फ्लो है मूवमेंट का बोध हो रहा है, प्ले है इससे भी मूवमेंट का बोध हो रहा है, रनिंग है इससे मूवमेंट का बोध हो रहा है, और गोइंग है इससे भी मूवमेंट का बोध हो रहा है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इन एडवर्ब से पहले अगर कोई ऐसी वर्ब है जो मूवमेंट को एक्सप्रेस नहीं कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर ये एडवर्ब सिर्फ लोकेशन को ही एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, आई एम लिविंग अब्रॉड। अब यहाँ पर जो ये लिव वर्ब है इससे किसी मूवमेंट का बोध नहीं हो रहा है, तो इसके बाद जो ये एडवर्ब रखी हुई है ये सिर्फ एक लोकेशन को एक्सप्रेस कर रही है। उसके बाद कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस ऐसे होते हैं जो अनस्पेसिफाइड लोकेशन या डायरेक्शन को एक्सप्रेस करते हैं।
मतलब ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये एक ऐसी लोकेशन और ऐसी डायरेक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसी डायरेक्शन या ऐसी लोकेशन के बारे में बताते हैं जो अनस्पेसिफाइड होती है, ठीक है ना। और ये एडवर्ब्स हैं एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर और एनीवेयर। जैसे एग्जांपल देखिए, आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई बुक। मैंने अपनी पुस्तक के लिए हर जगह को देखा, ठीक है ना, हर जगह मैंने देखा अपनी पुस्तक के लिए। तो मैंने कहाँ देखा? एवरीवेयर। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक लोकेशन का जिक्र नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर जो लोकेशन बताई जा रही है वो अनस्पेसिफाइड है। इसी प्रकार से आई फाउंड माई ग्लासेस नोवेयर, इज़ देयर एनीवेयर टू सिट डाउन, आई वुड लाइक टू गो समवेयर वार्म फॉर माई वैकेशन, देयर इज़ स्नो एवरीवेयर। तो इन सभी सेंटेंसेस में जो ये एवरीवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, ये जो एडवर्ब हैं ये अनस्पेसिफाइड लोकेशन या डायरेक्शन को एक्सप्रेस कर रही हैं। उसके बाद बात करते हैं हेयर और देयर की। हम हेयर और देयर को भी एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इनको एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो हेयर का मीनिंग होता है टुवर्ड्स और विद द स्पीकर, ठीक है ना, और देयर का मतलब होता है अवे फ्रॉम द स्पीकर या नॉट विद द स्पीकर। जैसे अगर कोई पर्सन कहता है कम हेयर, तो इसका मतलब वो कह रहा है कम टुवर्ड्स मी, ठीक है ना। यहाँ पर हेयर का मीनिंग क्या हुआ? टुवर्ड्स मी, मतलब टुवर्ड्स द स्पीकर। इसी प्रकार से अगर स्पीकर कहता है यू कैन सिट डाउन हेयर, तो इसका मतलब मीनिंग क्या निकलेगा? यू कैन सिट डाउन विद मी और नियर मी। यहाँ पर मी कौन है? स्पीकर। इसी प्रकार से पुट इट देयर, अब स्पीकर कहता है पुट इट देयर, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकलेगा? पुट इट इन ए प्लेस अवे फ्रॉम मी। यहाँ पर मी कौन है? स्पीकर। तो इस तरह से हम वर्ब के बाद जब हेयर या देयर का यूज़ करते हैं तो हेयर का मतलब होता है टुवर्ड्स द स्पीकर या विद द स्पीकर, और देयर का मतलब होता है अवे फ्रॉम द स्पीकर या नॉट विद द स्पीकर। इसके अलावा हम हेयर और देयर को एडवर्ब की तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं, कुछ सरप्राइज शो करने के लिए। और ऐसा जब हम करते हैं तो हम हेयर या देयर को जो है ना सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी भी सेंटेंस में हेयर या देयर को एज एन एडवर्ब हम सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले तो होता है हेयर या देयर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वर्ब होती है। उसके बाद सब्जेक्ट होता है। ऐसा हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। लेकिन अब अगर ये सब्जेक्ट नाउन है, ठीक है ना, अगर ये सब्जेक्ट नाउन है तो ये वर्ब के बाद यूज़ करते हैं हम। लेकिन अगर बाई चांस ये मान लीजिए प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है तो कहाँ यूज़ करेंगे? प्रोनाउन है तो इसको हम वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। तो उस समय ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हेयर या देयर और उसके बाद सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा? प्रोनाउन, ये ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ब आ जाएगी, यहाँ पे हम वर्ब यूज़ करेंगे, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हेयर कम्स द बस, तो यहाँ पर हेयर एडवर्ब है, ठीक है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, और यहाँ पर इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना ये नाउन है, ठीक है ना, ये नाउन है, तो इसको हम वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। तो ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद यूज़ किया गया है। अब ऐसे सेंटेंसेस में जो टेंस होता है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जब हम हेयर या देयर को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह यूज़ करते हैं, तो इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि जो सब्जेक्ट है इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए इस वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देयर गोज़ द बेल। अब यहाँ पे सेंटेंस देयर से शुरू है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है। अब इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट द बेल है, ठीक है ना, जो कि वर्ब के बाद रखा हुआ है क्योंकि ये नाउन है। तो नाउन होगा तो हमेशा वर्ब के बाद हम इसको रखेंगे। यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, गो के साथ ई एस लगा हुआ है। तो वर्ब के साथ हम ऐसे एस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। तो यहाँ पर भी जो बेल है वो सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट देखिए, देयर इट इज़। अब यहाँ पर ये देयर से सेंटेंस शुरू है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है। इसका जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है इट, तो ये वर्ब से पहले रखा हुआ है, ठीक है, मेन वर्ब से पहले रखा हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हेयर दे आर। अब यहाँ पे हेयर सेंटेंस के शुरू में, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो वो भी वर्ब से पहले रखा हुआ है। तो इस तरह से हम हेयर या देयर को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
और ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वर्ब से पहले भी हो सकता है, वर्ब के बाद भी हो सकता है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट तब होगा जब सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट तब होगा जब वो नाउन होगा। उसके बाद हम इनको जो हेयर और देयर हैं इनको हम प्रीपोजिशन के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब इनको हम प्रीपोजिशन के बाद यूज़ करते हैं तो ये फिर एडवर्ब नहीं बचते हैं, फिर ये नाउन बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे प्लीज़ पुट द टेबल ओवर देयर, अब यहाँ पे ओवर प्रीपोजिशन है, इसके बाद देखिए ये देयर रखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो देयर है ये नाउन का काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो इसका फंक्शन होगा वो नाउन का होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है हेयर देयर आर आल्सो ऑफन कंबाइंड विद प्रीपोजिशंस। हेयर और देयर को हम प्रीपोजिशन के साथ भी कंबाइन करके लिख सकते हैं टू क्रिएट मोर स्पेसिफिक रेफरेंस टू द लोकेशन, किसी लोकेशन का स्पेसिफिक रेफरेंस देने के लिए। ठीक है, तो बिकॉज दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, दे आर फंक्शनिंग एज नाउन्स, तो वहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में वो नाउन का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एडवर्ब का काम नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये एडवर्ब नहीं है बल्कि ये नाउन है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, वाई आर द कीज ऑफ द हेयर। अब यहाँ पे अब प्रीपोजिशन है, हेयर यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ये हेयर यहाँ पे क्या है, नाउन का काम कर रहा है। डोंट पुट योर मडी बूट्स ऑन देयर, यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन है, फिर उसके बाद देयर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ रादर हॉट इन हेयर, तो यहाँ पर ये इन है प्रीपोजिशन, और इसके बाद ये हेयर जो है ये एडवर्ब है। एडवर्ब है लेकिन यहाँ पर ये काम किसका कर रहा है, नाउन का। ठीक है, अब ये प्रीपोजिशन और ये जो देयर या हेयर जो कि नाउन का काम करके और ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनी ये यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगी। ठीक है, जैसे प्लीज़ पुट द टेबल, कृपया टेबल को रख दो कहाँ पे, तो ये वेयर का रिप्लाई है। ये फ्रेज जो है ना, ये टोटल जो फ्रेज है ये वेयर का रिप्लाई है। इसी प्रकार से ये जो फ्रेज है ये हेयर का, ये जो वेयर का रिप्लाई है, तो ये भी एडवर्ब फ्रेज है। लेकिन एडवर्ब फ्रेज बनी किससे है, ये बनी है प्रीपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।